मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा विषय है इतिहास शोध में, ऐतिहासिक अनुसंधान में फील्ड वर्क का क्या महत्व है। क्षेत्रीय कार्य जिसे कहते हैं। अ, आप इसे ऐसे समझो मेरे बच्चों कि ये प्राचीन इतिहास के अध्ययन में इसकी बड़ी भूमिका है। जैसे आधुनिक समय में हमें सिंधु घाटी के जो उत्खनन में जो खंडहर प्राप्त होते हैं, या जो आप ये समझिए कि बौद्ध कालीन जो बहुत सारी चीज़ें निकल करके दुनिया के सामने आईं, इसके बारे में समझने के लिए हम क्षेत्रीय कार्य की बात करते हैं। किसी एक क्षेत्र के ऐतिहासिक परिस्थिति के बारे में जानने के लिए, वहाँ की सामाजिक दशा, वहाँ की सांस्कृतिक जीवन क्या था, वहाँ की आर्थिक स्थिति क्या रही होगी, उसका भौगोलिक क्षेत्र क्या रहा होगा, इसके लिए जो है वो क्षेत्रीय कार्य में ये इतिहास का अनुसंधान किया जाता है। अब आप जैसे ये समझें कि क्षेत्र की प्रकृति या स्थिति के बारे में, तो हम आपको बताएं बच्चों कि इसमें ज़रा आप ठीक से समझ लीजिए कि उदाहरण के तौर पर, जैसे सबसे पहले 1921 में तत्कालीन भारत के सिंध नदी के किनारे एक बहुत बड़ा टीला इतिहासकार सर जॉन मार्शल और इतिहासकार राखाल दास बनर्जी को 1921 में मिला। अपने अध्ययन के दौरान उन्होंने ये पाया था कि संभव है इसके नीचे कोई बहुत बड़ी इतिहास की लुप्त कोई विरासत छुपी हो। 1921 में उसकी खुदाई हुई और तब दुनिया दंग रह गई जब दुनिया के सामने सैंधव सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन का पता चला, जिसे वो हड़प्पा की खुदाई कहते हैं, या मोहनजोदारो कहते हैं, कालीबंगा, लोथल और ऐसे तमाम क्षेत्र जो आज भी लगातार खुदाइयाँ चल रही हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों के अंतर्गत विभिन्न ऐतिहासिक अनुसंधान के संस्थाएं जो हैं देश विदेश की, वो विभिन्न स्थानों पर कार्य कर रही हैं, और उन खुदाइयों में उनको जो है वो बड़ी सारी उत्खनन में ऐतिहासिक सामग्री और लुप्त सामग्री ऐसी मिलती है जिससे नए इतिहास का पता चलता है। ये एक माइक्रो स्टडी की चीज़ है बेटे। घटना स्थल पर जाकर के बहुत ही गहराई से किसी चीज़ की छानबीन करना, उसका सूक्ष्म अध्ययन करना, यानी कि माइक्रो स्टडी करना, ये क्षेत्रीय कार्य की विशेषता है। यहाँ पर जाने के लिए सबसे पहले अगर हम कोई क्षेत्र विशेष को चुनते हैं कि यहाँ पर हमें ऐतिहासिक अध्ययन करना है, यहाँ पर नया अनुसंधान या शोध करना है, तो हमें सरकारी अनुमति लेनी होगी। विश्वविद्यालय उस क्षेत्र के अधिग्रहण के लिए सरकार से आग्रह करेगा और सरकार अनुमोदन करेगी। फिर वहाँ पर इतिहासकार जुटेंगे, उनका कैंप होगा, मौसम देखा जाएगा कि किस मौसम में वहाँ खुदाई शुरू की जाए उस टीले की या उस जो स्थान है। और उसमें जिन चीज़ों का प्रयोग होता है, जैसे आधुनिक बहुत सारे यंत्र आ चुके हैं जिसे टूल बैग कहते हैं या बैग ऑफ टूल्स कहेंगे आप, जिसमें खुरपी है, फावड़े हैं, नहरनियाँ हैं, स्केल हैं, कार्टोग्राफी के बहुत सारे साधन हैं, जैसे त्रिकोणमपी है, चांदा है और प्रकार है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे उन चीज़ों को बहुत धीरे धीरे तराश करके, ताकि कोई कीमती चीज़ मिले तो वो टूटे नहीं। जैसे उसको विशेषज्ञ, यानी बहुत बड़ा इतिहासकार के देख रेख में जो ऐतिहासिक विशेषज्ञ के लोग हैं, कुछ वैज्ञानिक पद्धति के लोग होते हैं, बड़े सावधानी से वहाँ शोधार्थी जो है वो लेयर बाय लेयर, यानी एक एक स्तर करके, एक एक सेंटीमीटर, एक एक मिलीमीटर नीचे खुदाई करता है, ताकि मिलने वाली जो है वो खुदाई में कोई खंडहर में कोई मृणभांड मिले, सिक्के मिले, टेराकोटा मेडालियन मिले, बर्तन मिले, खिलौने मिले, गहने मिले, कोई पुराने हथियार मिले या मूर्तियाँ मिलें, शिलापट्ट मिले, तो
भित्ति चित्र मिलें, कोई भी लुप्त सामग्री मिले, ऐसी कोई गुफा या कोई सुरंग या कोई ऐसी चीज़ मिले, तो उसको जो है वो नुकसान न पहुंच सके, कम से कम वो टूटे फूटे और दुनिया के सामने वो इंटैक्ट आ सके। फिर उनकी जो है वो लैब में भेजा जाता है, प्रयोगशालाओं में, जहाँ उनकी कार्बन डेटिंग होती है। अगर कोई हड्डी मिल रही है या कोई ऐसी पुरानी ममी मिल रही है तो उसकी फोरेंसिक टेस्ट भी किया जाता है। ये बड़ा जो है वो एक उपयोगी और व्यावहारिक अनुसंधान है, और इसमें जो क्षेत्र का चयन किया जाता है वहीं पर ये कार्य संचालित किया जाता है। इसमें एक चीज़ होती है, जैसे समझिए कि राजवंशों के व्यक्तिगत संग्रहों में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एंटिक विक्रेता जैसे होते हैं, आप जानते हैं लंदन में सोथबी है, और भी बहुत जगह उनके कब्ज़े में चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लुटेरे, पायरेट्स जो है बहुत सारी चीज़ें पुराने खंडहरों से लूट ले जाते थे। तस्कर, स्मगलर्स उनको बेचते हैं महंगे दामों पर। जैसे आपने मिस्र के पिरामिडों के बारे में सुना है, या वीरान महल है। भारत का तो चप्पा चप्पा ऐतिहासिक है, राजपूताना के एक एक इंच में इतिहास छुपा हुआ है। तो वहाँ के पुराने महलों में, खंडहरों में तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास बड़े कौतूहल की, बड़ी दिलचस्पी की चीज़ें होती हैं। हमारे पास कैमरा होना चाहिए, अच्छे से अच्छे टेप रिकॉर्डर होने चाहिए, वीडियोग्राफी का सामान हो, हमारे पास दूरबीन हो, हमारे पास माइक्रोस्कोप हो। ये तमाम सारी चीज़ें हम वहाँ पर जो है वो अकस्मात इकट्ठा करते हैं और इसका अध्ययन जो होता है। और इसके बाद मेरे बच्चों, उसमें अगर कहीं वहाँ की जनता विरोध कर रही है, वहाँ की अगर कोई बड़ी भीड़ आ गई, तो उससे शोधार्थी को थोड़ा सा मुश्किल आ सकती है। इसलिए वहाँ पर बाकायदा सूचना होनी चाहिए इस अधिग्रहण की कि यहाँ पर इतिहास का शोध किया जा रहा है। इसमें कुछ अनुसंधान जो है वो मनोरंजन के लिए भी बड़े मशहूर हो जाते हैं। जैसे राजस्थान में कुलधरा नामक एक जगह है। तो कुलधरा में एक बहुत ही वीरान गांव पड़ा हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि शाम के बाद वहां पर कोई नहीं जाता है, वहां पर प्रेतात्माएं घूमती हैं। इस तरह की अफवाहें और गप्पे भी फैल जाती हैं। जैसे आगरा का जो किला है, लाल किला, उसमें कभी कभी वहाँ के गाइड ये बताते हैं, आपको दिखाते हुए, कि ये वो जगह है जहाँ पर कभी मीना बाज़ार लगता था। और जैसे आप लखनऊ अगर कभी जाएंगे तो वहाँ पर अभी आधुनिक समय की बात है, अवध के नवाबों ने जो लिब्रिंथ बनवाया था, जो बड़ा इमामबाड़ा में भूल भुलैया है, तो उनमें जाकर के इंटरटेनमेंट की भी बहुत सारी छुपी हुई चीज़ों का पता चलता है। और इस क्षेत्रीय कार्य की जो है वो, इसकी सफलता के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, वरना ये अपूर्ण रह जाएगा, अव्यवस्थित रह जाएगा और इसका निर्धारण नहीं हो पाता है। जैसे सबसे पहले किसी पर्टिकुलर एरिया को, किसी स्थान विशेष को, जैसे बौद्ध अगर परिपथ की बात करें तो कुशीनगर है, या श्रावस्ती है, सनकिसा है, राजगीर है, वैशाली है, भरहुत है, या ऐसे स्थानों का अगर हम कोई उसका चयन करते हैं, वहाँ की प्रामाणिक सूचना हमको आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। और हमको जो है वो वहाँ के प्रभावशाली व्यक्तियों से, सरकारी अधिकारियों से, विश्वविद्यालय के प्रपत्र पर, और वहाँ की संस्थाएं जो हैं वो बौद्ध संस्थाएं, और जो सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उनसे, वहाँ के लोगों से हमारा भली भांति परिचय होना चाहिए, हमारा सामान्य ज्ञान होना चाहिए। और जो शोधार्थी है वो पूरी तरह से, अगर बाहर से आया है तो वहाँ के लोगों से रैपर्ट उसे करना चाहिए। इसके लिए नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, यानी वहाँ उस जगह की इंडिजिनस भाषा, उस एरिया की भाषा का ज्ञान होना चाहिए। जैसे सपोज़ कीजिए आप संथाल परगना में, या कहीं छत्तीसगढ़ में, या कहीं आप उत्तराखंड के रिमोट एरिया में, या आप झारखंड के किसी एरिया में अगर काम कर रहे हैं, और वहाँ पर कोई आप पुरानी किसी मंदिर में, पुराने किसी गुफा में, पुराने किसी सुरंग में, या कहीं ऐसे आप उसमें आप अध्ययन कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनके परंपराओं का, उनके लोक जीवन का, उनकी भावनाओं का हमें अंदाज होना चाहिए, ताकि वो लोग हमारा कोई विरोध न करें और शोधार्थी को आसानी से उसका अध्ययन करने का अवसर मिले। शोधार्थी के अंदर कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। इतिहास निर्माण के लिए
इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए, इतिहास लेखन के लिए आवश्यक है कि पूर्वाग्रहों से जो इतिहास का शोधार्थी है वो मुक्त हो। अगर किसी स्थान के बारे में उसके मन में कोई धारणा पहले से है अच्छी और बुरी, तो उसे छोड़ देना चाहिए। और आप देखेंगे कि इस क्षेत्रीय कार्य के बहुत सारे लाभ भी हैं। जैसे हम अगर कहीं का अध्ययन कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि जैसे कनिंघम ने कुशीनगर में एक बहुत बड़ा टीला देखा और उसने जो है वो उसकी खुदाई कराई, और खुदाई के बाद वहाँ पर रामाभार स्तूप और वहाँ पर जो है वो महापरिनिर्वाण का स्तूप, और उसके अंदर बुद्ध की लेटी हुई दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा जो उनके अंतिम महापरिनिर्वाण की है, उसकी खुदाई में निकल करके वो बाहर आई और दुनिया को पता चला कि ये उनका महापरिनिर्वाण स्थल हिरण्यावती नदी के किनारे कुशीनगर यही है, जिसे उस समय तक कस्या के नाम से जाना जाता था और जो गोरखपुर जनपद में आता था। इसी तरह से आधुनिक समय में अगर हम कहीं शिक्षा के इतिहास पर बात करें और उस पर रिसर्च करें तो वहाँ के जो शैक्षिक संस्थाएं हैं, सरकारी गैर सरकारी, उनके बारे में जाकर के अध्ययन करना होगा। वहाँ पर प्रौढ़ शिक्षा का क्या हाल है, वहाँ पर प्राथमिक शिक्षा का क्या हाल है, वहाँ पर उच्च शिक्षा का क्या हाल है, वहाँ पर नारी शिक्षा का क्या हाल है, वहाँ पर अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति उसमें रुचि लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो ये भी आधुनिक समय में अगर सपोज़ कीजिए आप किसी ये कहें कि साहब वो आदिवासी इलाके में, किसी झारखंड के या छत्तीसगढ़ के या कहीं आदिवासी इलाके में या रिमोट एरिया में उत्तराखंड के शिक्षा का इतिहास क्या रहा, तो आपको उस स्थान पर जाना पड़ेगा। और इसमें जो समस्या विशेष हम लेते हैं, जो प्रश्न लेते हैं, अपने शोध का जो विषय हम चुनते हैं, उसको बड़े गंभीर रूप में उसके समाधान के लिए हमको प्रयास करना चाहिए, वरना फिर वो हम निष्फल रह जाते। इसमें हमें जो सामग्री है, जो नई सामग्री आई हैं, पुराने समय में तो सिर्फ फावड़ा और खुरपी और करनी और नहरनी होती थी, लेकिन आजकल जो है आप जानते हैं कि ये प्रयोगशालाएं हैं, फोरेंसिक साइंस है, और डीएनए जांच हो सकती है, हड्डियों की कार्बन डेटिंग हो सकती है कि ये शिला कितनी पुरानी है, ये पेड़ का तना कितना पुराना है, ये मम्मी कितनी पुरानी है। इस तरह से जो है उन टूल्स के बारे में हमारी जानकारी जो है वो हमें भी हो, और हम जहाँ पर ये रिसर्च कर रहे हैं, जहाँ ये खुदाई उत्खनन या अध्ययन कर रहे हैं, उन लोगों को भी पता होना चाहिए। और इसमें एक स्पेशलाइजेशन होता है बेटे, कि हम किसी व्यवस्था विशेष के बारे में जब हम उसका स्पेशलाइज स्टडी करते हैं अपने अनुसंधान कार्य में, और ये बहुत ही विश्वसनीय है। ये विश्वसनीय इसलिए है कि जो सामग्री में प्राप्त होती है वो मौलिक सामग्री है, वो ज़मीन से निकल कर के आ रही है, वो किसी जगह छुपी हुई थी, किसी बड़े राजमहल के किसी कोषागार में छुपी हुई थी, या किसी खंडहर में कहीं ऐसी जगह खुदाई हुई कि वो निकल कर आई, या कोई ऐसा इलाका किसी खंडहर का, किसी राजमहल का, किसी राजवाड़े का, किसी अंग्रेज़ों के समय की कोठी का, या मुगलों के समय के किसी पुराने इमारत का, या किसी प्राचीन भारत के किसी भी उसका गुफा में कोई ऐसा क्षेत्र जो रह गया हो, वो हम उसको निष्पक्ष रूप से पूर्वाग्रहित हो करके अगर उन आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, संग्रहित करते हैं, संकलित करते हैं, तो विश्वसनीय सामग्री होती है। इसकी कुछ सीमाएं हैं बेटे। जब इतिहास शोध में हम ऐसे कार्य शुरू करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम कार्य आज कर रहे हैं, आधुनिक समय में कर रहे हैं, और जो कार्य कर रहे हैं किसी पुराने समय की बात है। तो हमें जो हमारे पास प्राप्त साहित्यिक स्रोत हैं, जो हमारे पास अन्य जो है वो द्वितीयक सामग्री हैं, जो अन्य सामग्री उस समय की हैं, कंटेम्प्रोरी सोर्सेज जिसे कहा जाता है, उस समय तत्कालीन जो पुस्तकें हैं या जो और प्रमाण हैं, वो उसे कोरिलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अनुसंधानकर्ता को, इतिहास के शोधार्थी को उसमें सामंजस्य स्थापित करना बहुत ज़रूरी होता है।
अगर वो शहरी विश्वविद्यालय का छात्र है और कहीं गांव में कार्य कर रहा है तो उसे परेशानी आ सकती है, क्योंकि वहाँ जाके रहना पड़ेगा, उनकी भाषा सीखनी पड़ेगी, उनसे रैपर्ट बनाना पड़ेगा, उनके सरोकार का ध्यान रखना होगा, उनकी परंपराओं का, उनके भावनाओं का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप दूसरे क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। आपकी एक सीमा होगी, आपकी एक भिन्नता। अध्ययनकर्ता अपनी उसकी भी सीमा होती है और जहाँ कार्य करें उस जगह की भी सीमा है। जैसे आप कहीं बहुत ऐसे इलाके में पहुँच गए जहाँ पर आपका फ़ोन का नेटवर्क नहीं है, या जहाँ पर आपका नेट नहीं काम कर रहा है, मौसम बिगड़ा हुआ है, कहीं बार बार वहाँ पर मौसम ख़राब हो जाता है, तो ऐसे में अनुसंधान बहुत लंबा खिंच जाता है। और अगर ये ग्रामीण क्षेत्र में है तो वहाँ पहले जागरूकता पैदा करना पड़ेगी, क्योंकि लोग जानें कि आप किस लिए आए हैं, कहीं वो उसका बुरा ना माने। उन्हें बताना होगा, उनको समझाना होगा कि एक इतिहास का शोध है, एक इतिहास का अनुसंधान है, पुराने इतिहास के बारे में हम जानने के लिए हमने इस क्षेत्र को चुना है और हम इस क्षेत्र के अध्ययन के लिए आए हैं। ये हमारा क्षेत्रीय विषय है, ये हमारा फील्ड वर्क है। और मेरे बच्चों, ये मुश्किल तो है, लेकिन जो साधन अगर उपलब्ध हैं तो ये पद्धति सबसे विश्वसनीय है, सबसे अच्छी है, और इतिहास शोध के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। हमने देखा है कि जितने भी इतिहास की नई चीज़ों को आज हम जान पाए हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर बौद्ध इतिहास से लेकर, और हम गुप्तकालीन सभ्यता है या मौर्य युगीन सभ्यता है या पाटलिपुत्र और मगध साम्राज्य से लेकर हम आते हैं, सल्तनत काल के अवशेष हैं, मुग़ल काल के अवशेष हैं, अंग्रेज़ों के समय की खंडहर हैं जैसे लखनऊ की रेजिडेंसी है, या बहुत उनके ऐसे रिमोट एरियाज़ में ऐसे चर्चेज़ और कोठियाँ बनी हुई हैं नदियों के किनारे, तो उनमें जाकर के, और संग्रहालयों में राजवंशों के जो वारिस हैं उनके पास, या कुछ लोग इतिहास के शौकीन होते हैं, उनके व्यक्तिगत संग्रह में कुछ बड़ी ही दुर्लभ पुस्तकें, दुर्लभ सामग्री, कुछ दुर्लभ चीज़ें मिलती हैं, तो उनसे इतिहास का पुनर्निर्माण होता है। तो मेरे बच्चों, ये है इतिहास अनुसंधान में फील्ड वर्क का महत्व, यानी क्षेत्रीय कार्य का महत्व। धन्यवाद।